नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, कोटा से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। खबर किससे रिलेटेड है? खबर है आपके और हमारे बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। असल में हुआ क्या है कि हम और आप जो पैसा सेव कर उसको बैंक में रखते हैं, एफडी में रखते हैं, और वो आपको रातों रात पता चले कि आपका एफडी ही खत्म है, कुछ है ही नहीं पैसा, आपको ना उससे ब्याज मिल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक इसी तरह का वाकया हुआ है कोटा में। अब क्या है पूरा मामला, इसी को आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण शर्मा सर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक लाइन में मैं आपको कहानी जो है उसका जस्ट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक आईसीआईसीआई बैंक में एक आरएम थी, रिलेशनशिप मैनेजर, जिसका नाम था साक्षी गुप्ता। उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए क्या किया है कि 41 कस्टमर्स के 110 खातों में से, ध्यान दीजिएगा, 41 कस्टमर्स के 110 खाते में से एक दो नहीं बल्कि 4.58 करोड़ रुपए निकाल लिए। क्यों निकाला भाई? अपने लग्जरी ऐशो आराम के लिए नहीं। उस पैसे को क्या किया है इसने, शेयर बाजार में लगाया ताकि उससे तगड़ा रिटर्न मिले और उसके बाद ये वो उस पैसे को वापस कर दे और उसके बाद अपना ये मौज की ज़िंदगी काटे। लेकिन रायता कब फैल गया? जब एक कस्टमर पहुंचे बैंक में और उन्होंने अपनी एफडी की जानकारी लेने के लिए ब्रांच मैनेजर साहब का रुख किया। ब्रांच मैनेजर साहब का जो है माथा ठनका, कह रहे भाई ये तो एफडी ही नहीं है। तो पूरा खेल क्या था ना कि ओटीपी भी नहीं आ रहा था कस्टमर के बैंक अकाउंट में। क्या सारे सिस्टम को इन्होंने क्या किया, बाईपास करने की कोशिश की। बहुत गंभीर मामला है। उसके बाद देखिए, लाइन लग गई है उस ब्रांच में कस्टमर्स की। वो हर कोई कस्टमर आ रहा है और पूछ रहा है कि मेरा भाई फला फला एफडी था, उसका क्या स्टेटस है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि भाई अब आदमी घर में पैसा ना रख रहा है क्योंकि चोरी हो जाएगा, उसके लिए अब बैंक में पैसा रख रहा है तो बैंक से भी डकैती हो जाएगी, तो आदमी पैसा रखे तो रखे कहाँ? ओवर टू यू प्रवीण सर, बड़े चौंकाने वाली खबर है, वीकेंड पर आई है, क्या किया जाए सर? देखिए, मामला भले 4.5 करोड़ रुपए से थोड़ा ज़्यादा पैसों का है, लेकिन ये चीज़ पूरे बैंकिंग सिस्टम पर एक बार फिर से बड़ा सवाल पैदा करती है कि आखिर जो लोग पैसा जमा करते हैं बैंकों में, अपना बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा है, किसी के रिटायरमेंट का पैसा है, वो पैसा कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है। और हाल के वक्त में क्या, अगर हम पिछले 4-5 साल में देखें तो इस तरह के तमाम मामले आए हैं। लोगों की एफडीज, लोगों की सेविंग खातों का पैसा निकाल लेना और उनके खातों में जो पैसा है वो दिखता रहेगा। आपको सिस्टम में पैसा दिख रहा है, खाते में पैसा एक्चुअल अमाउंट नहीं है, बस दिखाई दे रहा है कि आपके उसमें, जैसा कि क्रिप्टो के कई मामलों में हुआ। क्रिप्टो या ऐसे जो फ्रॉड करने वाले जितने ट्रेडिंग ऐप और ये थे, इनमें भी क्या हो रहा था, ये जो मोडस ऑपरेंडी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में या आपके क्रिप्टो का जो बैलेंस है, वहां तो सपोज मान लीजिए 1 करोड़ है, वो शो कर रहा है जी, लेकिन ना आप उसको विड्रॉ कर पा रहे, ना और कुछ कर पा रहे, और बाद में पता चलता है कि वो अमाउंट है ही नहीं उसमें। सर, इस कहानी में एक और चैप्टर ऐड करना चाहूँगा। हाल में ग्रो का या कोई ब्रोकिंग ऐप का भी मामला था सर, जिसमें कस्टमर्स ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि मैंने यूनिट्स खरीदते गया, मैं एसआईपी खरीदते गया, और जब मैं रिडीम करने पहुंचा अच्छी खासी अमाउंट थी, उसके बाद उसने कहा कि आपका तो एक फोलियो में कुछ एसआईपी एनएबी है ही नहीं। लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन आया था। उस समय बहुत आरोप लगे थे एसआईपी को लेकर के, अरे भाई आदमी 10 साल 20 साल तक एसआईपी करे इस उम्मीद में कि आदमी 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए बना लेगा, लेकिन बाद में जब रिडीम करने की नौबत आ रही है तो उसमें कहा जा रहा है कि आपका हर महीने का तो एनएबी खरीदाया ही नहीं। बिल्कुल, ऐसे मामले कई हैं। एक ट्रेडिंग ऐप का अभी मामला आया था जिसमें इतना डिस्क्रिपेंसी हो गया कि शेयरों की कीमत कई गुना एकदम बढ़ गई, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं था। वो मामला भी बहुत उछला था, हमने खबर भी की थी। ऐसे कई मामले हैं असल में। और बैंकों के साथ मामला जब हम बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा बैंक असल में एक ट्रस्ट पे, एक भरोसे पे काम करते हैं। करोड़ों लोगों का पैसा है, करोड़ों खाते हैं। जब वहाँ पे आपको भनक नहीं है बैंकिंग सिस्टम में, जो जिन लोगों के पास पहुंच है सिस्टम तक जी, अब वो ही आपके खाते का आपका मोबाइल नंबर बदल दे रहे हैं, वहाँ से ओटीपी जनरेट करके अपने लोगों के पास जा रहे हैं और वहाँ से फिर पैसा निकाल ले रहे हैं। कई मामलों में ये है कि आप अगर ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है जी कि मेरा जितना था, आप सुनिश्चित हो गए, पक्के हो गए, ठीक है मेरा तो अमाउंट है। आप बैंक भी नहीं गए, आपने उसकी तस्दीक भी नहीं की, निकाला भी नहीं। बहुत सारे अब एफडी होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लोग निकालते भी नहीं है जी। तो मॉडस ऑपरेंडी ये रही होगी कि बीच में इस पैसे को निकाल के इस पैसे से ट्रेडिंग कर लिया जाए, पैसा बना लिया जाए और बाद में ये पैसा
खाते का क्या खाते में क्या डाल क्या दिया इस जाए। कहानी को हम हर्षद मेहता स्कैम से भी जोड़ सकते हैं क्या सर, कि बैंक से पैसा निकालो और बाजार में पंप करो और मोटी कमाई करो, उसके बाद बैंकों को लौटा दो? हाँ, मतलब उसी तरह की चीजें हैं। तब फिजिकल फॉर्म में हुआ करती थी चीजें, अब जो ऑनलाइन का या जो डिजिटल सिस्टम है इसमें पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ फ्रॉड करना उतना ही ज़्यादा आसान हो गया है। और ऐसे ही देखिए, ये लगातार अभी के अगर हाल के महीनों में देखें, मतलब 6 महीने की अगर आप बात कीजिए, तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला आया जी। उसके बाद इंडसइंड बैंक का मामला आया, जहाँ पे कि डेरिवेटिव मामलों में लॉस हुए। जो टॉप जो लोग थे बैंक के एग्जीक्यूटिव, उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे। तो अल्टीमेटली फंसता कौन है? फंस रहा है आपका जो छोटा इन्वेस्टर है, छोटा डिपॉजिटर है, वो फंस रहा है। और दूसरा मार पड़ती है आपका पूरा का पूरा एक जो क्रेडिट गारंटी की स्कीम है आपकी, जहाँ पे कि आप 5 लाख रुपए तक की रकम को ही इंश्योर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। उसके बाद की रकम का क्या होगा? अब किसी का 1 करोड़ की अगर एफडी है, वो अगर मारी गई, अब ये पैसा कौन देगा? नहीं, उसको क्या लेकर जी जी बैंक की तरफ से कहा गया है सर, मनी कंट्रोल की कॉपी है, बैंक की तरफ से ये कहा गया है कि जो बैंक है, जो ब्रांच है, वो इसकी भरपाई करेगा और जितने भी कस्टमर्स के साथ जो लॉस हुआ है वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली ये बैंक का लॉस है ना। एग्जैक्टली, उसको आप एनपीए में दिखा देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, यही तो आप खेल करेंगे। हाँ, तो बैंक को अपनी तरफ से प्रोविजन करना पड़ेगा ना। एक एम्प्लॉय की गलती की सजा बैंक को उठानी पड़ेगी। और इस तरह का मैं एक और बात बताऊं, पिछले साल की संभवतः बात है, पिछले साल या उससे पहले की, एक बैंक था, नाम नहीं लूंगा, वहां पे गोल्ड लोन को लेके ऐसी धांधलियां हुई थी। गोल्ड लोन को लेके जो बैंक की तरफ से जो टारगेट्स दिए गए उसको फर्जी तरीके से पूरा किया गया। फर्जी ग्राहक क्रिएट किए गए, उनके नाम पे फर्जी लोन उठाए गए, उन लोन की भरपाई की गई, मतलब उनकी ईएमआई भरी गई और पूरा क्लीन अप एकदम दिखाया गया। लेकिन बाद में वो जब परतें खुली तो पता चला ना ये लोन दिए गए ना ये बांटे गए। कई मामलों में फर्जी गोल्ड जमा किया गया जिसकी वैल्यू नहीं थी, उसको गलत तरीके से दिखाया गया। तो कई लेवल पर बैंकों में इस वक्त जो है वो मुश्किलें या कहें कि धांधलियों की खबरें हमारे पास आती रहती हैं जी। रिजर्व बैंक लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार सारी चीज़ें कर रहा है। इसके बावजूद चाहे इंडसइंड बैंक का मामला हो, चाहे आपका न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला हो, महीनों महीनों और सालों तक, अब ये मामला 2020 से 2023 तक चला, बताइए 3 साल जी, लगभग 3 और सुनिए साल सबसे मतलब हैरान करने वाला, मुझे बहुत मतलब गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है सर, कि बताइए बैंक को इसकी भनक नहीं लगी। हाँ, 3 साल तक अगर किसी तरीके की गड़बड़ी चल रही है, ऑडिट नहीं हो रहा है, मतलब साल पकड़ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बेहद गंभीर, अगर मतलब मामला समझिए कि ये 4.5 करोड़ रुपए पे ही बीती, हो सकता है कि ये 400 करोड़ 500 करोड़ पे भी बीत जाती, अगर एक नेक्सस के तौर पर मान लो जो एम्प्लॉय। नहीं सर, मान लीजिए प्रवीण सर, एक और रोचक बात है, मान लीजिए साक्षी गुप्ता को अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती, उसको खून वाला मतलब शेर को जो बात कही जाती कि खून का रस जो लग गया, उसके बाद तो वो तो धंधा ये स्टार्ट कर देती बहुत जबरदस्त। तो ऐसे जो करप्ट एम्प्लॉयज़ हैं, अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक में 4-4.5 करोड़ का हुआ मामला, इंडसइंड बैंक में देखें तो तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के डेरिवेटिव लॉस हुए। एमएफआई के जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो लंबे चौड़े लोन हैं उसमें अकाउंटिंग लैप्स निकले। तो वो लार्ज स्केल पर है, ये एक एम्प्लॉय का छोटे स्केल पे किया गया फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है। प्रवीण सर, क्या प्रवीण सर, क्या इस कहानी में एचडीएफसी वाला भी मामला लाया जा सकता है, जो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, उनके एमडी और सीईओ पे जो आरोप लगाए गए हैं? अब वो देखना पड़ेगा, हालांकि उन्होंने उसमें क्लैरिफिकेशन और चीज़ें बाकी, क्योंकि केवल आरोप लगे हैं, उन चीज़ों को लेके हम अभी जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं होता तो। बट कुल मिला के बात यह है कि मामले को अगर हम केवल डिपॉजिटर्स यानी आम लोगों जिनके खाते हैं उनसे और बैंकों के में चल रही समस्याओं की तरफ देखें तो कई चरणों में जो है वो फ्रॉड, और जितना तेजी से डिजिटलीकरण बढ़ा है उतना ही तेजी से फ्रॉड बढ़े हैं। चाहे डिजिटल अरेस्ट देख लीजिए, चाहे आपको ओटीपी मांगकर या तरह तरह के जरियों से जो आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। ओवरऑल मामला ये है कि आम आदमी का पैसा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बहुत आंख कान खुले रखकर आप अपने पैसे को
जिम्मेदार तरीके से प्रवीण सर, बहुत जरूरी है, आपने करें। ठीक सलाह दी है, लेकिन देखिए मतलब कैसे आदमी बचे। कस्टमर्स से जुड़े हुए जितने भी जो मोबाइल नंबर थे उसको साक्षी बदल गुप्ता दिया ने गया। बदल दिया, उनके खातों में अपने रिलेटिव का फ़ोन नंबर उसमें फीड कर दिया ताकि जो OTP है या किसी भी तरह का जो ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल्स उन तक ना पहुंच सके। उसके बाद पूरा एक सिस्टम ऑफिस में उन्होंने सेटअप कर रखा था जिसके वजह से OTP जो पूरा आता था जिस भी ट्रांजैक्शन का वो उसके सिस्टम पे आता था सर, ICICI बैंक के सिस्टम पर आता था और असली मतलब किसी खाताधारक को कोई भी जानकारी नहीं होती थी। जबकि चाहे आप ICICI बैंक देख लीजिए, HDFC बैंक देख लीजिए या दूसरे बैंक देख लीजिए, इनमें सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सख्त होते हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए भी इतना आसान नहीं होता कि इंट्रूड करके आप कुछ भी कर लें जी। इसके बावजूद इतने मतलब लूपहोल्स हैं कहीं ना कहीं ये जिनका 2025 फायदा उठाकर सर 2025 चल रहा है, 2020 के 2023 वाला मामला है। 3 साल में कांड हुआ, क्राइम किया गया, 2 साल तक चुप रहे और उसके बाद अब जानकारी पता चल रही। समझ लीजिए कितना बड़ा फ्रॉड है। और उस समय तो मार्केट सर मुझे लगता है कि ये कोविड के टाइम पे राइज हो रहा होगा, इनको कोई ज्ञान दे दिया होगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा बढ़ेगा, आप लगा दिए। उस समय भी ये बेवकूफ़ को लॉस हो गया सर जब राइज हो रहा था लेकिन चलिए कौन है साक्षी? उसमें मसला पूरा का पूरा देखिए ग्राहकों की पैसों की सेफ्टी का है जी। सरकार को भी चीज़ों को और RBI को जाहिर तौर पर दोनों के पास इस बात की खबर होगी और वो देखेंगे कि सिस्टम को बाईपास होने से या उसमें फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को किस तरह से रोका जा सकता है। चलिए लास्ट सवाल प्रवीण सर आपसे समझना चाहेंगे कि जिस टेक्नोलॉजी और सिस्टम का दम हम भरते हैं और पहले भी हम लोग बच्चे से जब पढ़ते आ रहे थे सर, तो साइंस को लेकर विज्ञान को लेकर कहा जाता था कि बहुत ये बूम भी है और एक कर्स भी है, दोनों बात हम समझते थे। क्या उसी से जोड़ कर देखें इस मसले को भी कि टेक्नोलॉजी का देखिए ये दुरुपयोग है, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स का हम लोग दम भरते हैं, उसके आड़ में आपने ठीक कहा कि डिजिटल अरेस्ट होता है। अब तो देखिए बैंक के खाते भी खाली होते जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, समस्या बड़ी है, सरकार भी चिंतित है। देखिए अगर आप कॉल करते हैं आजकल तो आपको लगातार ये पहले कॉल के पहले जो मैसेज आता है कि आप अपने पैसों को संभाल कर रखें और किसी तरह की जो जजों की और उनकी कॉल आती है अथॉरिटीज़ की, तो उस पर बहुत सोच समझ कर एक्शन लें। तो जिम्मेदारी असल में सबकी बहुत गंभीर है, चाहे आम लोग हों उनके लिए उनके पैसे की और सरकारों की। आज ही मैं देख रहा था कि एक किसी दिल्ली के किसी कारोबारी के 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड उनके साथ हुआ है। जजों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, अच्छे मतलब लोगों के साथ। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अवेयर होने की बात है। पैसों के मामले में बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम वर्क, डिजिटल जो पूरा का पूरा मामला है वो बहुत तेजी से बढ़ा, लोगों को उसकी समझ नहीं उतनी। तो वहां पे जाके कब किसको OTP देना है, कब किसके साथ आधार शेयर करना है, पैन शेयर करना है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है या लोग बहुत कैजुअल वे में वो चीज़ें कर KYC को लेकर भी कहा जाता है सर, उनके जरिए भी फ्रॉड किया जाता है। तो चीज़ें अब जब से ऑनलाइन होने लगी हैं लोगों के सामने मुश्किलें बहुत ज़्यादा गई हैं। चलिए प्रवीण सर, कोई और वैल्यूबल पॉइंट्स आप ऐड करना चाहेंगे, जैसे क्या व्यक्ति को करना चाहिए अपने अंतिम एट द एंड ऑफ द डे? मतलब नहीं देखिए, आप जो यहाँ मामला था इसमें लोगों की गलती है नहीं, आम आदमी के पास इसमें करने के लिए कुछ था नहीं। आपने अगर FD कराई है तो चाहे मान लीजिए 5 साल की FD कराई, तो 5 साल से पहले आप FD का जाकर उसका बैलेंस वगैरह पता करें, ये कम ही होता है। और फिर बड़े बैंक जिनका नाम है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, वहाँ तो लोग सोचते हैं कि मैंने पैसा रखा है, सब कुछ सेफ है। अब उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो बैंकिंग सिस्टम की इंटरनल खामी है जहाँ पे कि उनको इस तरह की चीज़ों पे टैप लगाना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर ये चीज़ें रोकी कैसे जा सकती हैं। प्रवीण सर, लेकिन ये खबर ऐसे समय पर भी आ रही है जब हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम वाली जो बात चलती रहती है कि जिस तरह से जो आम खाता धारकों का जो पैसा बैंक में रखा हुआ है उसकी जो सेफ्टी लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, ताकि अगर बैंक डूबे या किसी तरह का उसके साथ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो जाए तो आपको कंपनसेशन मिल सके। अब देखना होगा कि सरकार उस लिमिट को कितना जल्द बढ़ाती है। 5 लाख है भी ना था सर, बिल्कुल। उसको 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख तक करने की भी बात चल रही है। लेकिन ऐसी खबरें आना एकदम बैंकिंग सिस्टम पर एकदम समझिए कि एकदम काला धब्बा है। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।